त्यागी जी, प्रदीप जी बैठे हैं, मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई मयंक बैठा है। कवि जैसा दिखता है वैसा लिखता है, खाली विरोध नहीं करता, समर्थन भी करता। जब संसद पर हमला हुआ और 8 दिल्ली पुलिस के जवानों ने शहादत दी तो हमारे ही कवि ने लिखा कि उनके गरम लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान के। तो ये भी है, समर जी ने, मदन मोहन समर जी ने कहा, लेकिन रचनाकार अपने ढंग से विसंगतियों पर बात करता है। मैं उसी विसंगतियों पर चोट करने वाले कवि को आमंत्रित करता हूँ। पवार जी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरठ है और यहाँ सब मस्त लोग बैठे हैं। तेज यहाँ तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। भिंड मुरैना में रहते हैं डाकू लोग, यहाँ तो वो लोग हैं जो डकैतों का भी आसानी से काम कर सकते हैं। अजय भैया, वो अभी पिछले दिनों मवाना के पास गांव में दंगल हुआ, एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो कुश्ती में लड़कर हरा कर दिखाए। अब पहलवान का डील डॉल खली बली जैसा देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए, बोले वो जो भैया गांव के सबसे अनुभवी आदमी हैं, हमारे अरुण वशिष्ठ जी जैसे व्यापारी आदमी, व्यापार संघ के अध्यक्ष, बोले उनसे इलाज पूछो। अब पहुंच गए सेठ जी के पास, बोले सेठ जी वो पहलवान ने चैलेंज कर दिया, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। सेठ जी बोले मैं चलकर मैं इलाज करता हूं उसका। अखाड़े में आए पहलवान से बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने देखा उनकी तरफ घूमकर, हमारे रस्तोगी जी जैसे, बोले चाचा अपनी उम्र देखो 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, जिंदगी भर ऐसे ही निपटाएं, अभी निपटाता हूं उसको। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। तालियां कम बजाइए आप, ये असली देशभक्ति है। लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, थाना नहीं, मुकदमा नहीं, काम कोई हो रहा है जो होना चाहिए, जो लड़के नहीं कर पाए। बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान ने तिरछी नजर करके देखा उनकी तरफ, तो एक बात और बोल दी कि 100 कुश्ती लड़के भी जिंदगी में 10 लाख नहीं कमा सकते। भाई ने एक लाइन में समझा दिया। पहलवान की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनके घर पर, बोले जी लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ। बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। मेरठ वालों समझ जाओ तो जरा अंतिम श्रोता तक आपकी तालियां उठे। पवार जी के कहने पर सुना ना। बोले लाओ 10 लाख रुपए। सेठ जी बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मारा। तो ये दाव है जैसे जिसका लग जाए। अब तक सबने अपने अपने ढंग से बात आप तक पहुंचाई, लेकिन मैं क्रम आगे बढ़ाता हूं और उस महनीय कवि को आमंत्रित करता हूं जो राजा राम की नगरी से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। राजा राम की नगरी, देश में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन राजा राम के नाम का मंदिर बुंदेलखंड में ओरछा में है। उसी ओरछा से जहां राम के नाम के साथ राजा राम का मंदिर लगा हुआ है, हमारा प्रिय सुमित आया है। उसका बहुत श्रेष्ठ रचनाकार है। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि शौर्य अपरंपार को आवाज देता हूं, क्रांति अपरंपार को आवाज देता हूं, राष्ट्र की अक्षुण्यता पर दृष्टि टेढ़ी है, लो अनल के ज्वार को आवाज देता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा भाई सुमित ओरछा, हमारा ओजस्वी स्वर, देश की आपके राग का स्वर, राजा राम की नगरी ओरछा से आपके बीच। क्षमा रोशन हुई है तो वो तपती आग के कारण, बड़ा होता नहीं कोई गुणा और भाग के कारण।
बनो कुछ भी मगर ये कभी भी भूल मत जाना, बने हैं हम अगर कुछ तो पिता के त्याग के कारण। वाह वाह वाह। पूज्य पावन स्मृति को प्रेमी जी के अनंत ऊंचाई के व्यक्तित्व और उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। जितना श्रद्धेय पवार जी से उनके बारे में सुना था, आज उनका विराट स्वरूप और आप सबका प्रेम देखा है। पवार जी की कृतज्ञता, उनका मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह हुआ है कि मैं आज इस कार्यक्रम में हूं। अजय प्रेमी जी, उनकी उपस्थिति, उनके पूरे परिवार का प्रयास, मैं 10-15 मिनट आपके बीच में हूं। प्रणाम करता हूं माँ को, जिसके और इतने बड़े बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं। जब मैं परिचय सुन रहा था तो मेरा हृदय आप लोगों के प्रति करुणा से भर गया कि जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े कवियों को सुना है, श्री नीरज जी, बालकवि वैरागी जी, आज वो लोग हमें सुनेंगे तो मेरे को तो वैसे ही आपसे प्रति बहुत संवेदना है। फिर भी आप बड़े लोग हैं, स्वीकार कर लीजिएगा। बहुत समृद्ध मंच भी है और सबने बहुत, प्रवीण भैया का बहुत कुशल संचालन है। सम्मानित व्यक्तित्व आदरणीय तेज नारायण शर्मा जी को बधाई देता हूं मंच से कि उन्होंने एक अच्छा काव्य पाठ भी कर दिया और आज वो सम्मानित है। भाभी जी की उपस्थिति है। प्रणाम करता हूं माँ को जिसके ईश्वर भी पैर छूता है। प्रणाम करता हूं इस देश की पावन माटी को जिसे माँ भी मस्तक से लगाती है। और प्रणाम करता हूं नमर सपूतों को जिन्हें पाकर माटी भी धन्य हो जाती है। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। स्वागत स्वागत सुमित। जो भी कारगिल विजय दिवस है, यहीं से कर्तव्य बोध की 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। सुमनेश जी को प्रणाम करता हूं। जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब, केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे पूरा देश लड़ेगा जब। सैनिक सिकन्ना आने देंगे भारत माँ के माथे में, पर हम भी अपना धन सौंपेंगे सारा देश के खाते में। कोई बेटा ऐसे भी अपना कर्तव्य निभाए अब, सीमा पर लड़ते सैनिक को यह विश्वास दिलाए अब, उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे, बूढ़ी माँ की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे। बहुत अच्छे। बहनें भी राखी बांधेंगी तभी किसी कलाई को, पहली राखी जब भेजेंगी वो सरहद के भाई को। बच्चे भी जय हिंद कहेंगे, देश का उन्नत माथा होगा, उस दिन अपना भारत सच में जग का भाग्य विधाता होगा। वाह। भाई साहब बीच से उठ करके जा रहे हैं, उनको 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। मैं रामराजा सरकार की नगरी से आया हूँ, कुरुक्षेत्र के बहुत अधिक निकट खड़ा हूँ। बहुत कुछ सुनाना चाहता था लेकिन 4 पंक्तियां फिर दायित्व बोध की सुना देता हूँ। या यद्यपि युवा शक्ति की उपस्थिति कम है, बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं। हाँ अभी है शांति किंतु क्रांति का एक दौर होगा। क्रांति धरा पर खड़ा हो। हाँ अभी है शांति किंतु क्रांति का एक दौर होगा, और फिर अस्तित्व का संग्राम भी घनघोर होगा। राष्ट्र शत्रु फिर से नव षड्यंत्र रचने वाला है, जिसके हाथ में शस्त्र रहेगा वो ही बचने वाला है। इसीलिए आह्वान है, अब धर्म धीर बनो सारे, राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु अग्निवीर बनो सारे। राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु ये सरकार की कोई योजना है, उसके पक्ष में जैसे ही मैंने बात कही तो अक्सर कहा जाता है कि कभी तो वो होता है जो सरकार के विपक्ष में बोले। मुझे ट्रेन में भाई साहब ने टोका, बोले तुम कैसे कवि हो जो सरकार के पक्ष में बात करते हो, कवि तो असली वो होता है जो सरकार के खिलाफ बोले। मैंने कहा मैं 2014 तक सरकार के खिलाफ ही बोलता था। फिर हमने ऐसा बोला कि सरकार हमारे पक्ष में आ गई, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैं अक्सर राजनीतिक सौहार्द बनाने की कोशिश करता हूँ। भाजपा कांग्रेसी लड़ रहे थे, एक कह रहा था कि ये धारा 370 हमारे कारण से हटी है, दूसरा कह रहा था ये हमारे कारण से हटी है। मैंने दोनों के बीच में बीच बचाव किया। मैंने कहा तुम्हारे कारण कैसे हटी? तो भाजपा सबसे पहले मुखर होकर के बोले हमारे मोदी जी और अमित शाह ने हटाई इसलिए हमारे कारण हटी। तो फिर मैं कांग्रेसी की तरफ देखा कि बेटा तुम्हारे कारण कैसे हटी? बोले अगर हमारे वाले लगाते नहीं। अवतार निरंतर होते रहते हैं, चाहे मुगदर की जगह पर बुलडोजर आ जाए, पर कोई ना कोई भगवाधारी धर्म का काम करता रहता है।
दुष्टों का संहार करता रहता है। मैं ओरछा में रहता हूँ, जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी ब्रह्मचारी हरिशंकर का वेश बना करके एक सातार नदी के तट पर कुटिया में ब्रह्मचारी हरिशंकर के रूप में रहा करते थे। 23 तारीख को उनकी जयंती थी। मैं वहीं से 8 पंक्तियां आपको सुना देता हूँ कि हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुख समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था। बाल समय रविभक्ष लियो, हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था। तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। और ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की। एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। हनुमान ने भी प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। आपको मेरा शोध पत्र अगर आपके हृदय तक पहुंच रहा हो तो बताइएगा कि अनुभूति की कविता है, अध्ययन की कविता नहीं है। कि हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है। दोनों का ही रूप वहीं पर होता संकट मोचक है। इसीलिए मुझको लगता वह रूप ना कोई दूजा है। उस कुटिया में हनुमान ने हनुमान को पूजा है। उस कुटिया में हनुमान में भोपाल स्टेशन पर खड़ा था। वहां पर एक वैश्विक धार्मिक मजहबी आंदोलन कार्यक्रम था, हर साल होता है वहां। तो 4 लड़के जो पाकिस्तान के थे बात कर रहे थे आपस में कि ऐसा इतनी आबादी हमारी यहाँ हो गई, इतनी यहाँ हो गई, इतनी और हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। मैं प्रत्युत्तर का कवि हूँ, ऐसे लोगों को अक्सर उत्तर देता रहता हूँ। मैंने कहा सनातन धर्म के एक प्रवक्ता होने के नाते उन बच्चों को समझाया कि बेटा इस देश का इतिहास पढ़ लेना। 3 घटनाएं, सेतु बंधन तो सबको पता है, सेतु बंधन तो सबको पता है। दूसरी घटना आगरा की है, जब बाबा तुलसी से अकबर ने कहा कि तुम हमारे दरबार के मनसबदार बन जाओ, तो बाबा ने एक टके सा दोहा सुनाया कि हम चाकर रघुवीर के लिखो पटो दरबार, तुलसी हमका होंगे नर के मनसबदार। बाबा को गिरफ्तार कर लिया तो 2.5 लाख की सेना ने आक्रमण किया। 24 घंटे के अंदर बाबा तुलसी को रिहा करना पड़ा। तीसरी घटना हनुमानगढ़ी अयोध्या की है। आप सबको वो वेब सीरीज में आपने देखा होगा कि एटीएस ने 3 बम तो डिफ्यूज कर दिए। चौथा बम किसने डिफ्यूज किया तो देखा मंदिर की मुड़ेर पर बैठा कोई वही बम तार। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा, आप सब बड़े लोग हैं कि हनुमान की रहने वाले गिरिचंद्रा के अंदर भी लग जाते हैं। उत्तर उसके देश तक पहुंचे आपकी तालियों के सारे कि रहने वाले ये जाला कई लोगों के दिमाग में बोल रहा है कि हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। और मेरठ के लोग इस दर्द को जीते भी होंगे कि रहने वाले गिरिचंद्रा के अंदर भी लड़ जाते हैं। आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। संख्या बल पर धर्म मिटाने के मंसूबे काले सुन, यहाँ धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। यहाँ धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। जिस लोक में भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे, सही कह रहा हूँ, बजा तो लेते हो ना, बजा लेते हो तो बजा दो। नहीं बजा पाते हो तो कोई बात नहीं। इसमें वैसे कोई खास टेक्निक नहीं लगती, दोनों हाथों का संघट करना पड़ता है। और मैं सच बता रहा हूँ, ये प्रमाणित है कि कवि सम्मेलन में तालियां बजाने वाला व्यक्ति अगले 1 महीने तक रक्तचाप और हृदयघात 2 बीमारियों से कभी पीड़ित नहीं होता। इसलिए कवि सम्मेलन सिर्फ आनंद नहीं देता, आरोग्य भी देता है। आप अपना बीमा करवा सकते हैं। 4 पंक्तियां आपने अच्छे से सुना है, तो इसी गोत्र की ओर सुना रहा हूं कि यहाँ धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। जिस लोक में जन्मोगे, विज्ञान का विद्यार्थी हूं तब कह रहा हूं कि जिस लोक में जन्मोगे उस लोक में मर जाओगे। शोक का कारण बनोगे, शोक में मर जाओगे। प्रकृति का भी कायदा है, उसका भी कुछ न्याय है। थोक में जन्मोगे तो फिर धर्म वही है जिसको धारण करना जीत। वैसे तो इस सृष्टि पे दिनमान से बढ़कर कोई नहीं।
पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं। और हनुमान जी ने बतलाया सेवा भाव में तपने से सबको सब कुछ मिल सकता है राम राम के जपने से। संसार का अद्वितीय नाम है राम। दुनिया के किसी भी भाषाविद से मिलकर के मेरी बात पर पुष्टि करवा लेना, दुनिया में ऐसा कोई शब्द दूसरा निर्मित नहीं हुआ जो नाम है राम, जिसकी आवृत्ति बदलने पर जिसका अर्थ और भाव दोनों बदल जाता है। एक बार कहो राम तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। एक बार कहो राम तो संबोधन है, दो बार कहो राम राम तो अभिवादन है, तीन बार किसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना है, बार बार कहो तो संकीर्तन है, कहते रहो तो साधना है, साधना की निरंतरता हो जाए तो सिद्धि है, और राम नाम की सिद्धि मिल जाए तो इस जिंदगी की सार्थकता है। दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं हुआ। प्रातः अभी भी जिनके हाथ खामोश है उनके हृदय तक पहुंचना चाहता हूं कि प्रातः हुई तो राम राम, उत्साह बढ़ गया तो जय श्री राम। प्रातः हुई तो राम राम, भारत के प्रभात का प्रथम स्वर राम राम। प्रातः हुई तो राम राम, उत्साह बढ़ गया तो जय श्री राम। उमंग आ गई तो जय जय श्री राम, उमंग आ गई तो जय जय श्री राम, और लज्जा आ गई तो हाय राम, कष्ट आ गया हे राम, अज्ञानता का बोध हो गया राम जाने, कुछ मिल गया तो राम की कृपा, कुछ छिन गया तो राम की इच्छा, और जीवन पूरा हो गया तो राम नाम सत्य। ये राम से राम की यात्रा है जिसमें मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे सुने। एक स्टेशन पर मथुरा वृंदावन में साधु बाबा को एक नवयुगल दंपत्ति ने छेड़ दिया। बोले बाबा ये कौन सी पोथी पढ़ रहे हो? बोले रामचरितमानस। बोले कितनी बार पढ़ ली? बोले 188 बार। बोले ऐसा क्या लिखा है कि 188 बार पढ़ ली? तो बाबा ने कहा बेटा ये तो पता नहीं कि इसमें क्या लिखा है, पर यह भी नहीं पता कि क्या नहीं लिखा है। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई वंदे भारत, बाबा जी चढ़े, मैं चढ़ा, वो भाई साहब चढ़े, भाई साहब के 3-4 सूटकेस थे बड़े बड़े, वो भी चढ़े, पर गेट बंद हो गया, भाभी जी ना चढ़ सकी। उनकी बेचैनी का अनुमान लगाइए, जो हनीमून पर जा रहा था और पत्नी स्टेशन छूट गई। वंदे भारत में ये भी नहीं पता था कि चैन कहाँ है, तो ढूंढ रहे थे। वो तो बाबा जी ने पकड़ लिया उन्हें। बोले बेटा तुम मुझसे पूछ रहे थे कि इस पोथी में क्या लिखा है। बेटा अगर तुमने ये पोथी पढ़ी होती तो तुम्हारी पत्नी स्टेशन पर ना छूटती। तो उसने जिज्ञासा से पूछा महाराज जी उसमें ऐसा क्या लिखा है? बोले इसमें बेटा लिखा है सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले सिया जी को चढ़ाया जाता है तब जाके रघुराई नाव में चढ़ते हैं। तो मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना। आपको 90 सेकंड की राम कथा सुनाओ। राम राजा सरकार की नगरी से आया हूं। कोई गलती कर रहा हूं, बस 90 सेकंड और दे दो मुझे जी। बहुत अच्छे सुमित। मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस पावन प्रथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में। वेद पुराणों का सार इसरो के चीफ का बयान था, अखबार में पढ़ा होगा आपने कि मुझे चंद्रयान के प्रक्षेपण के सूत्र वेदों से मिले हैं। मैंने उसी दिन ट्वीट किया था, मैंने कहा मेरे सनातनियों वेदों से जुड़े रहिए, वेद की संस्कृति से जुड़े रहिए, क्योंकि जो लोग वेदों से नहीं जुड़े रहे उन्हीं के नाम तो आज नावेद और जावेद हैं। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, समाया सारा संसार है इस कथा में, समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में, कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में, मित्रता के मंत्र हैं इस कथा में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र हैं इस कथा में, परिवार का प्रबंधन है इस कथा में, स्नेह का सुबंधन है इस कथा में, नीति शास्त्र की नीतियां हैं इस कथा में, अनुकरणीय युग रीतियां हैं इस कथा में, दर्शन शास्त्र का दर्शन है इस कथा में, जीवन पथ का प्रदर्शन है इस कथा में, अध्यात्म की अवधारणा है इस कथा में। संसार की सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, इससे बड़ा आध्यात्मिक दर्शन नहीं मिलेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, इससे बड़ी आध्यात्मिक चेतना की पंक्ति नहीं मिलेगी कि अध्यात्म की अवधारणा है इस कथा में, धर्मयुक्त धारणा है इस कथा में, श्रेष्ठतम साहित्य है इस कथा में, इंदु से आदित्य है इस कथा में, प्रेम की परिणति है इस कथा में, शत्रुता की सदगति है इस कथा में, अर्पण है इस कथा में, तर्पण है इस कथा में। श्रद्धा से श्रवण करना तो जानोगे संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में, संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। देशभक्ति अब है कि हम निज भाषा
पुण्य जो सबसे पुरातन, चलते चलते कुछ पंक्तियां मुझे और आपको सुनानी है कि पुण्य जो सबसे पुरातन कह रहा तुमसे। श्रद्धेय पवार जी ने वो सब सुनाया जो उनके युग में जरूरी था सुनाना। आज हम और आप जिस दौर में खड़े हैं वहां हमारी जिम्मेदारियां क्या है, उनका ही आशीष लेकर के मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुण्य जो सबसे पुरातन कह रहा हमसे, इसे चेतावनी या समझो याचन कह रहा हमसे। हमारे पूर्वज भी भटक कर वापस लौटे थे, हमें भी लौटना होगा, सनातन कह रहा तुमसे। हमें भी लौटना होगा, हमें भी लौटना होगा, सनातन कह रहा हमसे। हमें भी लौटना होगा, सनातन कह रहा हमसे। हमें भी लौटना होगा। देशभक्ति में है कि हम निज भाषा उपयोग करें, देशभक्ति में है कि हम निज भाषा उपयोग करें। अपनी भाषा को वाणी फाउंडेशन के कार्यक्रम में कराओ। तब निवेदन करता हूं, लोगों ने पूछा इसमें भी देशभक्ति हो जाएगी। मैं विमान में बैठा था, विमान की परिचारिका से पूछा, देवी इस विमान का विमानपत्तन से प्रस्थान करने का सही समय क्या है? मैं विस्मृत कर गया हूं। तो मुझे वो बताती उससे पहले आगे की पंक्ति में वरिष्ठ कायाधारी, जो मुझसे भी ज्यादा वरिष्ठ कायाधारी थे, उन्होंने कंठ लंगोटी को ठीक करते हुए पीछे मुड़ करके मुझे 90 डिग्री में देखा। तो मैंने कहा, गुरु अगर अपन ने अंग्रेजी में व्हाट इज द डिपार्चर टाइम भर पूछा होता तो ये काया को इतना कष्ट न दिए होते। जैसे हमारा विमान ऊंचाई पर था तो 4 पंक्तियां हुई कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी का बतियाना कहो कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ के देखेंगे, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ के देशभक्ति, जो हिंदी देशभक्ति में है कि हम भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत माँ को याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर। मैं आया था बुलंदशहर में, वहां पर एक रामलीला के कार्यक्रम में, वहां पर एक लड़के ने मुझसे पूछा, चुनाव की बेला थी, भैया हम पहली बार वोट करने जा रहे हैं, आपको हम इंस्टाग्राम पर सुनते हैं, आप बताओ मैं किसको वोट करूं। अब मैं कह देता इस पार्टी को वोट करो तो मेरा कभी धर्म खंडित हो जाता, और मैं कह देता उस पार्टी को वोट करो तो फिर मेरा धर्म ही खंडित हो जाता, क्योंकि वो लोग उस समय डेंगू मलेरिया कह रहे थे। अब कवि ने अपनी चतुराई में 4 पंक्तियां उस लड़के से कहीं, बहुत वायरल हुई। मैंने कहा, ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले जयगान तुम्हारा हो, आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो। भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ के 42% तालियां यहां बजी हैं, वहां भी उतनी बजी थी, पर मैं 100% तालियों से विदा होता हूं, इसलिए मैं फिर कोशिश कर रहा हूं कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो, धर्म सनातन की रक्षा, हर पंथ की रक्षा हो, दिग भी रहे सुरक्षित और दिगंत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुमकी संत की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना 78% पे पहुंचाऊं मैं, पर मैंने कहा मैं 100% का आदमी हूं, इसलिए मैं 4 पंक्तियां फिर कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा बटन दबाना तुमकी संत की रक्षा हो, मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिला लेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नव निर्माण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नव निर्माण की रक्षा हो। अभी मैं 52% बैठ गया हूं, मैं फिर कोशिश कर रहा हूं, 100% लोगों तक पहुंच जाऊंगा, इस विश्वास के साथ पढ़ता हूं कि घर भी बने गरीब का, घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह किसी मजहब किसी धर्म के लिए नहीं है। घर भी बने गरीब का, मैं 2 बेटियों का पिता हूं, अगर हम बेटियों से ये कह दे कि बेटी अभी यहाँ मत जाओ, बहन अभी 5 बहनों का भाई भी हूं, यहाँ मत जाओ, तो बेटियां ये प्रश्न पूछती हैं, पापा हमने कोई गलती की है क्या, जो आप हमसे ऐसा कह रहे हो? हम भैया पे तो प्रतिबंध नहीं लगाया, तमाम उस समय जो भाई जो पिता अपनी बेटियों से बहनों से कहना चाहते हैं
मैं उस 4 पंक्तियों को आपको सुनाता हूं कि गलत तुम हो नहीं बेटी। अगर आप भी अपनी बेटी से उस समय कहना चाहते हो तो आपकी भावनाओं को शब्द दे रहा हूं कि गलत तुम हो नहीं बेटी, हमें विश्वास है तुम पर, मगर है सावधानी जो शिकायत करनी पड़ती है। ये नसीहत नहीं बेटी, न तुझे बंधन में रखना है, मगर अनमोल हीरे की हिफाजत करनी पड़ती है। मगर अनमोल स्वयंवर की प्रथा है हमारे देश में, स्वयंवर की प्रथा है हमारे देश में, वर थोपने की नहीं। तुलसी से केवल सीता मां को अनुमति है कि वो स्वयंवर में अपना वर्ण करेंगी, वर थोपने की नहीं। तुलसी से महकाते हैं हम आंगन, कैक्टस रोपने की नहीं। वर कौन हो तुम्हारा ये चुनने का तुम्हें अधिकार है, पर वह कैसा हो। एक पंक्ति में सनातन बोल जाए तो बताइएगा कि वर कौन हो तुम्हारा ये चुनने का तुम्हें अधिकार है, पर वह कैसा हो ये पिता तय करे, यही संस्कार है। बहुत अच्छा। एक आवश्यक अपील कर रहा हूं कि अपनी जिंदगी जीना, अपनी जिंदगी जीना, अपने फैसले लेना, हमारी भी परवाह मत करना, पर टुकड़ों में कटी कहीं लाश मिले, बेटियों ऐसा विवाह मत करना। टुकड़ों में कटी कहीं लाश मिले, इसलिए कह रहा हूं कि घर भी बने गरीब का। 100% लोगों का समर्थन चाहिए मुझे कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की कुटिया, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की एक इंचना भूमि मरु हो, ऐसा कर्म करेंगे हर आता हर एक तरु हो, ऐसा कर्म करेंगे दुनिया भर के दादा आकर श्रद्धा से झुक जाएं, भारत माता विश्व गुरु हो, ऐसा कर्म करेंगे, भारत माता विश्व गुरु हो, ऐसा कर्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजा दीजिएगा हमारे प्यारे शहीद के लिए। जो लोग जा रहे हैं मेरा उनसे निवेदन है, 2 कवि शेष हैं और दोनों को सुनने के लिए ही हम सभी लोग, कवि भी और आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मैं दोबारा कविता सुनाने नहीं आया, बहुत विशेष काम के लिए आया हूँ। अभी एक पॉडकास्ट में तेज दादा मुझसे किसी ने पूछा कि मोहित शौर्य, सुमित ओरछा, प्रियंका राय, तुम सारे वीर रस के कवि एक कलेजा बोलने का लाते कहां से हो। तो मैंने कहा कि रीतिकाल में जब सर्वाधिक कवि राजाओं के दरबार में जाकर के उनकी प्रशंसा लिख रहे थे या श्रृंगार रस में संयोग और वियोग की कविताएं लिख रहे थे, हालांकि वो भी साहित्य की सेवा ही कर रहे थे, लेकिन उसी समय ऐसा नहीं है कि सभी शांत थे। उस समय एक तो शेर था, एक तो मां सरस्वती का लाल था, एक तो कवि था जो राजाओं के दरबार में नहीं बल्कि औरंगजेब के दरबार में जाकर के उसकी आंखों में आंखें डाल करके बोलने की हिम्मत करता था कि किब लेके दौर बाप बादशाह शाहजहां, ताको कैद कियो माने मक्के आगी लाई हो, बड़ा भाई दारा बाको पकड़ी के मारे डालो मेहर हो, नाही माँ को जायो सगो भाई है, बंधु तो मुराद बख्श बादी चूकी करीबे को बीच दे कुरान खुदा की कसम खाई है, और भूषण सुकवि कहे सुनो औरंगजेब एते काम किए तब पाई बादशाही है। और वही कवि अपने घोड़े पे सवार होकर के छत्रपति शिवाजी के साथ रण क्षेत्र में जाकर के ये छंद लिखता था कि साजी चतुरंग सैन वंग में उमंग धारी सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहर नगारन के नदी नद मद गैब रन के रलत है, ऐल फैल खेल बैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उस लत है, और तारा सो तरनी धूरी थारा में लगत जीमे थारा पर पारा पारा वारियो हलत है। तो उसी भूषण को और वर्तमान के भूषण डॉक्टर हरिओम पवार के नाखून पर लगी हुई धूल को अपने माथे पर तिलक लगा करके निकलते हैं, तो ये बोलने का कलेजा सुमित ओरछा रखता है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां उनके काव्य पाठ के लिए आप सभी लोग पीछे तक उठाएं। और आएगा बंधुओं, हम सत्य सनातन संस्कृति को मानने और जीने वाले लोग, हम लोग जानते हैं कि 5 पांडवों ने कौरवों के ऊपर विजय पाई, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर अर्जुन के रथ पर वो मुरली वाला ना बैठा होता तो शायद ये काम संभव नहीं होता। आज का साहित्य के प्रोधाओं से सुसज्जित इस मंच का संचालन के साथी जो बने हैं, देश के कैसे संचालक, कैसे कवि जिनको मैं मंच की सकारात्मक ऊर्जा के नाम से उनको नवाजित करता हूं, एक ऐसे कवि जिनके अंदर से पॉजिटिविटी आती है। मैं एक बात और हमेशा कहता हूं कि अगर आपको व्यवसाय सीखना हो, अगर आपको व्यवहार सीखना हो, अगर आपको संचालन सीखना हो, अगर आपको कविताएं सीखनी हो, काव्य पाठ सीखना हो, संयोजन सीखना हो,
तो आपको अलग अलग लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के घर का दरवाजा खटखटा देना, सारी की सारी चीजें आपको एक ही व्यक्तित्व से सीखने को मिल जाएंगी। इस देश के वो कवि जिन्होंने कई वर्षों तक मां साहित्य की, मां सरस्वती की साधना की, शब्दों की साधना की। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें इस माइक पर बुलाता हूं कि गम में चूर पड़े लोगों में जान बांटते फिरते हैं, जीवन में कुछ करने का अरमान बांटते फिरते हैं, इनसे बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं कर सकता है, रोते धोते चेहरों पर मुस्कान बांटते फिरते हैं। एक बार आगे से और पीछे तक दोनों हाथ आकाश में उठा करके उस बड़े कवि को माइक तक आमंत्रित करें, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। बहुत धन्यवाद कवि मोहित का। मैंने अपने बारे में जो जो लिख के दिया था वो सब उसने ईमानदारी से बताया। इससे पता लगता है कि गुलाब ठीक आदमी ईमानदार होता है। तालियां बजा दो थोड़ी सी, देखिए इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ सकती है बेटा, यहाँ थोड़ी मुझे कम सुनाई दे रही है। ये पीछे से हट के ना, ये यहाँ से बोले तो आवाज़ पकड़। हेलो, थोड़ी सी और बढ़ाना, हल्की सी। हेलो, हाँ अब कुछ कुछ ठीक हो रही है। आदरणीय पवार जी भी आ रहे हैं। अजय भैया कहाँ चले गए बेटा? पीछे बैठे हैं? अच्छा ठीक है। मैं बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। दरअसल क्या है कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं मेरठ में। अभी पिछले 3-4 महीने में ही अरुण जी के तीसरी बार दर्शन में कर रहा हूँ। जागरण में, दैनिक जागरण में, रंजन जी के प्रोग्राम में, फिर नौचंदी में और फिर आज। और मैं लगातार ये तलाश कर रहा था कि अजय भैया कहाँ गायब हैं हमारे। तो अजय भैया भी मिल गए हैं। अजय भैया आ जाओ, मैं आपको भी तो याद करना था। देखिए, सबसे पहले मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ प्रेमी जी की पावन स्मृतियों को। एक ऐसे व्यक्ति जो पत्रकार भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी, कलमकार भी, कितनी सामाजिक संस्थाओं को उन्होंने प्रेरित किया, कितने बड़ों से जुड़े रहे, कितने छोटों को आगे बढ़ाया। तो एक बार मेरा मन है कि ये आम कवि सम्मेलन नहीं है, जब इसके आधार स्तंभ के रूप में इतनी महनीय विभूति। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी तेज ने कविताएं सुनाई। कई बार लगता है कि राजनीति में ये अधिकार सुना, लाल किले से भाषण हो रहा और कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ बहुत कुछ है। एक बार शास्त्री जी का चित्र है यहाँ। शास्त्री जी का कुर्ता पकड़कर रतलाम के स्टेशन पर एक आदमी ने कहा था, अब तो जेड श्रेणी की सुरक्षा और अब तो इतने कमांड हो, आप नहीं पहुंच सकते प्रधानमंत्री तक। लेकिन उस समय पर कहा था कि शास्त्री जी, लोकतंत्र ने हमें क्या दिया? तो शास्त्री जी ने पीछे मुड़कर कहा था कि आप प्रधानमंत्री का कुर्ता पकड़कर पूछ रहे हैं, लोकतंत्र ने हमें क्या दिया? ये आपको लोकतंत्र में। क्या बात है, रहा कमाल का जवाब। हमारी ये भी एक ताकत है, ये भी एक खूबसूरती है। मैं प्रेमी जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और खींच ले भैया फोटो, दुरुपयोग मत करना इसका, ऐसा ना हो सर मेरा लगा दो, धड़ आलिया भट्ट का लगा। क्या बात है। कपड़े वो उतारे, इज्जत मेरी खराब होनी शुरू हो गई। अब बहुत सारे काम करने हैं। बाबू जी आ जाओ, आ जाइए। अभी आए हैं आप या वापस जाके आए हैं? अच्छा, पहले से। मैं एक तो छोटी छोटी कविताओं से शुरू। स्वागत भाई साहब ये कह रहे हैं कि 11:30 तक मुझे पढ़ना है, तो नहीं ऐसा नहीं कह रहे, मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा। एक छोटी सी कविता से शुरू करता हूँ। स्वागत। और बस निवेदन ये है, आप जितना थोड़ा मन से जुड़कर सुनेंगे, मैं उतना मन से सुनाने का प्रयास करूंगा। एक छोटी सी कविता देखिए, सिंहावलोकन छंद है ये। पहली पंक्ति जिस शब्द से शुरू होगी उसी शब्द पर कविता का समापन होगा। वाह। और पहली पंक्ति जहाँ समाप्त होगी उसी शब्द से दूसरी पंक्ति का प्रारंभ होगा। एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दीजिएगा। मैं सीधे सीधे कोशिश करूंगा कि अधिकतम कविताएं आप तक पहुंचाऊं। कहता हूं कि रोटी। वाजिद भाई बैठे हैं, मेरे बहुत मोहब्बत करने वाले बेताब साहब।
आप सबका, पूरे सदन का, एसके गौतम जी आ गए यहाँ या कहीं गायब हो गए? गौतम जी जरा हो तो जरा मैं हाजिरी ले लूं एक बार आपकी। श्रीमान एसके गौतम जी, मुझे लग रहा है गायब हो गए। गए? चलो, हो सकता है अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाए। मुझे फोन करके कह रहे थे कि आज आ रहा हूँ मैं और अंत तक सुनकर खाना खाकर जाऊंगा। अच्छा, पवार जी बता रहे हो खाना टेस्ट करके देखना आप लोगों के खाने लायक बना या नहीं। चलिए, कहता हूं कि रोटी से शुरू है मेरठ वालों, बस थोड़ी देर मेरे नजदीक आ जाना। अजय भैया, रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी। वाह, पहली पंक्ति कहाँ खत्म हुई? मोटी पर। रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी। आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी है कि और होवे पैसा। पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमूं होटलों में और बोतलों को चूमूं झूमूं नाचू गाऊं ताता थैया के लिए कुछ और हो रुपये के भरे हो मैं बक्से गरम से हो बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी पे भी तो खाएगा वही चार रोटी। है क्या बात है, तालियां बजा दीजिए। चोटी पे भी तो खाएगा वही चार रोटी, चोटी पे भी तो खाएगा वही चार रोटी, चोटी पे भी तो खाएगा वही चार रोटी। क्या बात। चार पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत सर, स्वागत। मेरठ में आज तक नहीं सुनाई मैंने, और मेरा मन कर रहा है। मैं प्रियंका से बता रहा था कि लगभग 100 बार इस शहर में आया हूँ, तो बोली फिर क्या सुनाऊंगा मैं, क्या बहुत सारी नई भी सुनाऊंगा। सुनेंगे ना आप? स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर के पूरा सदन मोहर लगाए। आप जुड़ जाइएगा, ऐसा सुनाकर जाऊंगा। अंदर से विभूत हूँ, तेज को सम्मान मिला है और पवार जी की उपस्थिति है। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, 36 साल हो गए मुझे कवि सम्मेलन की दुनिया में, लेकिन इस दुनिया में नकली स्टार मैंने बहुत देखे, लेकिन हरिओम पवार जी जैसा दूसरा कवि क्या बात है। जिंदाबाद। बड़े होने के बाद बहुत व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं, बहुत पैसा आ जाता है, बहुत टेलीविजन के चैनल आ जाते हैं, उसके बाद भी नए कवियों के बारे में सोचना, कवि सम्मेलन के बारे में सोचना। वो खुद सोफे ठीक करवाने लग जाते हैं, कई बार नौचंदी में कि सोफे आगे करो, और खुद ही ठीक करने लग जाते हैं। ये उनके भीतर की एक सहजता है, सादगी। चार पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाता हूं, प्रेमी जी तक पहुंचाता हूं, बस जरा थोड़ा एहसास मेरे साथ जी लीजिए। निवेदन करता हूं, कहता हूं कि खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता। वाह। अरुण जी, विजय भैया, सब पूरे सदन का मन चाहिए। फिरदौस जी, आप शायद पहली बार सुन रहे हैं इस रंग को मेरे सामने। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता, अहम का अपने चारों ओर परपोटा नहीं करता। क्या बात है। अगली दो पंक्तियों पर पूरे सदन की तालियां पहुंचे। पहली बार सुना रहा, वाजिद बाबू, खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता, अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता, बड़ा है आदमी सच में वही, किरदार से अपने, जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं। हाय हाय, क्या बात है, क्या पंक्ति हुई दादा, अद्भुत पंक्ति हुई है। वाह, कद छोटा नहीं करता, क्या बात है, बहुत बड़ा है आदमी। ऐसे बहुत बड़े घूम रहे हैं जब भैया, जिनसे मिलकर आपको लगता है आप छोटे हो गए, असली बड़ा तो वो जिससे मिलने के बाद आपको लगे आप और बड़े हो। क्या बात है। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता, अहम का अपने चारों ओर खोटा नहीं करता, परकोटा नहीं करता, बड़ा है आदमी सच में वही, किरदार से अपने, जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं। क्या बात है, कमाल कमाल कमाल। चार पंक्तियां प्रेमी जी के चित्र को अजय भैया दादाजी तक पहुंचाता हूं, और पहुंच जाए तो यहां से वहां तक जरा समर्थन मुझ तक पहुंचाइएगा। स्वागत स्वागत। कहता हूं कि समय था वो भी जब हर ओर
अच्छे लोग रहते थे। वाह, कमाल है ये पंक्ति। प्रदीप जी, ओम प्रकाश जी ने भी बुलाया था, रासना, सब बड़ों के नाम है पंक्तियां। सुमनेश भैया बैठ जाओ, मैं आज बिल्कुल डूब कर सुनाना चाह रहा हूं एकदम। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग। क्या बात है, क्या सच्ची बात है दादा जी, जिंदाबाद। कभी कच्चे मकानों में सच्चे लोग रहते थे, क्या बात। सच्चे लोग रहते थे, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। वाह, एक मुक्तक और सुनिएगा जी। मैं पमार जी को भेंट करता हूँ, उन्हें ये मेरी पंक्तियां पसंद है। आज मैंने कहा थोड़ा सा मेरा मन हो गया ट्रैक बदल कर सुना। अद्भुत है ये ट्रैक, वाह। कहता हूं कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। वाह, मेरी 27 किताबें आई हैं और 27 में से ये मान लीजिए कि 8-10 तो मुझे याद है, गले में अटकी हुई है, तो मुझे पता नहीं लगता मैं कहां से क्या शुरू करूंगा। एक किताब आई थी मेरी, खिलौना टूट सकता है, 187 मुक्तक हैं उसमें तेज बाबू, लेकिन ये 4 पंक्तियां मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। मैंने लिखा था, किसी के प्यार का सपना सलोना टूट सकता है, मसीहा मुस्कुराहट का भी हमसे रूठ सकता है, हमेशा प्यार से बातें करो मासूम बच्चों से, जरा सी ठेस लगने से खिलौना टूट सकता है। तालियां अच्छी बजाओ, मेरा मन बनाती है। अच्छी शायरी के लिए पीछे तक जोरदार तालियां उठे एक बार आप सभी लोगों को। ये आज तक नहीं सुनाई मैंने मेरठ में, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं मैं कहां से शुरू बहुत शानदार, करूं। वाह। वो पंक्तियां सुनिएगा जो पूरी दुनिया में मेरे नाम से लोकप्रिय हुई हैं। विजय भैया, बहुत पूरे सदन की चेतना के साथ निवेदित करता हूं, कहता हूं कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। वाह, पवार जी को भेंट करता हूं, उनका आशीष बहुत मिला है मुझे इन पंक्तियों पर। श्याम मोहन जी, जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। जितने मन के रिश्ते हैं, 35 साल हो गए मुझे भी ये जीवन जीते हुए, निर्दोष जी बैठे हैं वो मेरी जिंदगी जानते हैं, मैंने हमेशा रिश्ते बचाने की कोशिश की। आप सबसे भी कहता हूं, गया हुआ धन लौटकर 10 बार आ जाएगा, लेकिन सगा रिश्ता हाथ से छूट गया, जिस गर्माहट से छूट जाएगा उस गर्माहट से वापस नहीं आएगा, चाहे किसी फेविकॉल का जोड़ लगा लेना। इसलिए कहना चाहता हूं, जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार अंतिम। क्या बात है, क्या अद्भुत शेर है, वाह। जाने कमाल 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 है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार। एक कविता विशेष भाई साहब कह रहे हैं, वो सुना देता हूँ। मैंने कहा कि उनको लग रहा होगा गंभीर सुनाने लग गया, कभी कभी मन करता है कि गंभीर भी सुनाया जाए, पर मैं एक बड़ी लोकप्रिय मेरी कविता है वो सुना देता हूँ क्योंकि अलग अलग रंग है। वो क्या होता है, ठप्पा लग जाता है ना हास्य व्यंग का कवि, और मैं क्या कहता हूँ कि हास्य व्यंग अपनी जगह है, उसको लिखना भी बड़ा कठिन है, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा होती है तो सारे रंग आ जाते हैं। इस तेज की एक किताब है, क्या जीते हारे, क्या पूरा नाम है, कुछ पल जीते कुछ पल हारे, सारी गजलें हैं साहब और कमाल की गजलें हैं, और रंग आपको उन्होंने दिखाया, तो मैं भी एक दूसरा रंग दिखा देता हूँ। मैंने कहा कि बड़ा अद्भुत है मामला, इस देश में तो बड़े अद्भुत संबंध है, पति पत्नी के संबंध भी बड़े निराले हैं। अभी पिछले दिनों एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था, पत्नी पति से कह रही थी यदि तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले, और यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे अभी विधवा कर दे। तालियां बजा दो, तालियां इस पे भी बजानी पड़ती। ये रंग भी बहुत जरूरी है, जीवन में हंसी भी बहुत जरूरी है। अभी पिछले दिनों मैंने विजय भैया इस तेज से पूछा, मैं कि तेज बाबू
ये बताओ कि वेल्डिंग में और वेडिंग में क्या समानता है? अब ये व्यंग के कवि 1,51,000 रुपए का पुरस्कार मिला है, तो मुझे भाई ने एक लाइन में समझा दिया। बोले देख बिल्कुल सारी समानता है वेल्डिंग में और वेडिंग में। बोले वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है, फिर गठबंधन होता, वेडिंग में पहले गठबंधन होता। क्या बात है भाई, बिना कहे बजा दो। दादा जी तेज दादा कह रहे हैं मेरठ में नीले ड्रम का भी ऑप्शन है। ऑप्शन बहुत सारे हैं। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं पिछले दिनों अपनी श्रीमती जी को ले गया आगरा घुमाने के लिए, ताजमहल दिखाया। मैंने कहा देखो शानदार ताजमहल, शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। अगली छूटते ही बोली आप भी मेरे लिए ऐसा ही बनवाओगे? मैंने कहा बिल्कुल। प्लॉट तो ले लिया है बेगम पुल के पास, अब देरी तेरी तरफ से ही हो रही है। तू अपना काम शुरू कर, मैं अपना काम शुरू करता। तो आप तालियां बजा दीजिए। कविता विशेष शुद्ध हास्य रस की कविता है। स्वागत। इसका शीर्षक है मेरी मसूरी यात्रा। अद्भुत संबंध है साहब। मैं पिछले दिनों की घटना मैं बता रहा हूँ आपको। मैं दिल्ली रहता हूँ, शादरा कड़काडुम्मा कोर्ट बराबर में। हमारे यहाँ कड़काडुम्मा कोर्ट में एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति से कह रही थी यदि तुम झूठ बोल ले हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले। तो सुना दिया मैंने। वो पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। मैं अगली कविता सोच रहा था कि पवार जी ने यहाँ फंसा दिया मुझे, मैं क्या सुनाना चाह रहा। और वो क्या होता है जो अनुभवी कवि है ना, वो सारे रास्ते निकाल लेता। वो सुनाता भी रहता, सोचता भी रहता। वो एक बार एक कवि कविता सुना रहा था और अगली पंक्ति भूल गया, पर अनुभवी था, तेज नारायण बेचैन की तरह। तो उसने दूसरा गेयर लगाया। पहली पंक्ति सुनाई, बोला जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक। वाह। और अरुण जी दूसरी पंक्ति भूल गया। तो जनता को पता नहीं लगने दिया, उसने याद करने की कोशिश की। और भाई साहब पीछे वालों, जमीन से आसमान तक। तो डर गए। आसमान से जमीन तक। यागी जी, जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक। तो सामने से एक श्रोता खड़ा हो गया, बोला रे ये तो बता क्या है? कभी बोला हवा ही हवा है। तो बजा दीजिए तालियां, हवा ही है। क्या हवा है। मैं बता रहा था वो कड़काडुम्मा में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। दोनों ने एफिडेविट दाखिल कर दिया। जज बोला तुम्हारी दोनों की सहमति है तो तुम्हारा तलाक हो जाएगा। जो धन और संपत्ति है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, जो जमीन जायदाद है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं इनका बंटवारा नहीं हो सकता। इतना सुनते ही पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोली चलो जी घर वापिस चलो, मुकदमा अगले साल ही दायर करें। क्या तालियां जल्दी बजा दी आपने, पूरी बात सुन लो और मिलकर बजा देना। अगले साल दिक्कत पैदा हो गई, जुड़वा पैदा हो गया। तो भाइयों ने फिर मामला पोस्टपोन किया और 3 साल बाद तलाक लिया। बेटा बाबू एक कविता सुन लीजिए, मैं आनंद के लिए सुना रहा हूँ क्योंकि रस बहुत हो गया, हर रंग की अपनी अहमियत है। एक आपके आनंद के लिए कविता। स्वागत है चाचा जी, स्वागत। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है। वाह। इसलिए यदि लड़ाई हो जाए तो सिर पर नहीं चरणों पर ही वार करती है। अभी पिछले दिनों मेरी भी कहने लगी कवि सम्मेलन में आते हो जाते हो लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो, इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी, इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। क्या बात। दिल्ली में 3 दिन की छुट्टी हो जाए तो जब भैया सब मसूरी चल पड़ते, मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मुझे जगह की बात में दम है और आजकल कवि सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने कहा मसूरी तो ठीक है लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई टकरार। उसे लगा मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूँ, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूँ। ये सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी। मैं सीधा बताऊं तो उसका भी उल्टा करने लगी। कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोले ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में
टिकट हो पाया एक ही कन्फर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। वाह। मैंने कहा सवारी 2 हैं, बर्थ एक है, इसलिए आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा। अरे भैया प्लीज ऐसे डिस्टर्ब मत करो प्लीज, तीसरी बार मेरा वो डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज बात मत करो। आवाज इतनी नजदीक है वो फिर कानों में शब्द पड़ते हैं, दिक्कत है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सभी लोग पुनः कविता से जुड़े, जरा कमाल कविता। पूरी रात, क्योंकि माहौल कविता सुनाना है ना, वो कंसंट्रेशन का काम है। सुनाना जब तक मैं खुद में नहीं डूबूंगा तब तक आपको आप तक नहीं पहुंच सकता, और यूं फिर घास काटनी है तो उसका एक अलग। भूल गया ना, दोबारा सुना। पत्नी तुम्हारी है, फिर दोबारा मजदूरी भेजना पड़ेगा। भाई साहब की शादी नहीं हुई पर पता है कि पत्नी की दोबारा शुरू की जा सकती है। क्या बात है। बर्थ 2 हैं, लेट जाइए, मैं पूरी रात ट्रेन में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी। लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आया कि ये गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार, स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो ताली बजा दो, थोड़ी सी सांस भी लेनी पड़ती है। जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क हुक, कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला, आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है। चलिए सामान को करवाता हूँ शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा, चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी। तुम सामान को अपने कंधे पर उठाओ, मैं तुम्हारे साथ 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों से ही जाऊंगा। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और गोते लगाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा, बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। तालियां तो अगली पंक्ति पर आपकी सबकी मिलकर चाहिए। डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए गोताखोर बोले, बधाई बधाई। मैंने कहा, भैया किस बात की बधाई? 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी। गोता लगाकर देखो, पीछे की ओर ही बही। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली। मोहब्बत चाहिए आपकी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई। क्या बात है। तैरती हुई मिली, सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। तमाम जिम्मेदार लोग आगे भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। अमेरिका में 10 बार कविताएं सुना कर आया, 3 बार राष्ट्रपति भवन में काव्य पाठ किया। बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, यदि अमेरिका के पास सबसे बड़ी ताकत डॉलर की ताकत है, रूस के पास सबसे बड़ी ताकत एटम की ताकत है, जापान के पास सबसे बड़ी ताकत तकनीक की ताकत है, तो मेरठ वाले मेरे भाइयों, हिंदुस्तान वो देश है जिसके पास सबसे बड़ी ताकत हमारी संस्कृति की ताकत। क्या बात है। हमारे संस्कारों की ताकत है। जो लोग 52 वर्ष पहले अमेरिका चले गए, उन्हें भी जब पोते के लिए लड़का ढूंढना होता है तो हिंदुस्तान में चक्कर काटते हैं कि यहीं की बेटी वहां जाकर 7 समंदर पार घर के संस्कार बचा। क्या बात है। तब निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन ये मत समझना
हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाने की। क्या बात है, जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां अच्छी बात पर आप सभी लोगों को उड़ जाए। एक बहुत छोटी सी रचना और सुना देता हूँ, तो 1.5-2 मिनट की एक कविता, उसके बाद समापन। मोर वाली नहीं, एक दूसरी सुनाने का मन बनता है। एक रचना मेरी पिछले दिनों मेरठ वाले मेरे दोस्तों बहुत लोकप्रिय हुई, अचानक लोकप्रिय हो गई। ये कविताएं ऐसे हैं जैसे किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है ना, 5 बच्चे पैदा हुए, ये नहीं पता होता कि इसमें कौन दुकान खोलेगा, कौन व्यापार करेगा, कौन IAS ऑफिसर बन जाएगा, पिता को नहीं पता होता, ये वक्त निर्धारित करता है। मैं हृदय से बोल रहा हूँ, बीच में 2-3 लोगों का ध्यान इधर ही कर लीजिए, बस 2-2.5-3 मिनट में बात खत्म है। एक गजल अचानक हुई और इस कार्यक्रम के बाद में आप अपने मोबाइल में एक पंक्ति डालकर देखिएगा, 150 वीडियो आपके मोबाइल में मिलेंगे, आपके मोबाइल में मिलेंगे, ये मैं कह रहा हूं, कार्यक्रम के बाद देखिएगा। अभी विनीत ने मुझे भेजा, अनु कपूर जो अंत्याक्षरी करते थे, तो उन्होंने कहा कि अनु कपूर तुम्हारी गजल सुना रहे। गाजियाबाद के राज कौशिक हैं, तो उन्होंने कहा कि मुरारी बापू तुम्हारी रचना पढ़ रहे। आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि आशुतोष राणा तुम्हारी कविता सुना रहे। अभी खान सर जो वो पटना वाले हैं, वो अपने बच्चों को सुना रहे। बस उस रचना के साथ मैं विराम करता हूँ और अंतिम 7-8 शेर हैं बस। मुझे लगता है मेरठ वाले मेरे दोस्तों पवार जी को देखिएगा, और कई बार मुझे लगता है 80 वर्ष की उम्र में यदि अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर बैठकर काम करते हैं, तो दिमाग पर नहीं दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा किस लिए, क्या किसी दौलत के लिए? तो अजय भैया मुझे लगता है एक स्थिति में आकर दौलत के पैमाने टूट जाते हैं। क्या किसी शोहरत के लिए? तो मुझे लगता है कि एक स्थिति में आकर शोहरत के पैमाने भी टूट जाते हैं। क्या शोहरत होगी इसके बाद में? लेकिन एक पैमाना है साहब, वो कभी नहीं टूटता। वो किसी को मोदी बना देता है, किसी को हरिओम पमार बना देता है, किसी को रतन टाटा बना देता है, किसी को अजय गुप्ता बना देता है। एक पैमाना है जो कभी नहीं टूटता, बस ये सुन लीजिएगा। और जो सबसे अच्छा है वो मैं प्रेमी जी की स्मृति को भेंट करते हुए विराम करूंगा। अजय भैया 2 मिनट बस, अब आपका भी ध्यान चाहूंगा, सदन का मन चाहूंगा। स्वागत 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 चाचा, स्वागत। कहता हूं कि कैसे कह दूं, अद्भुत शेर है कि थक गया हूं मैं। वाह, क्या बात। अब आशीर्वाद दे मुझे लगना चाहिए कि मैं मेरठ में हूं, शायरी के शहर में हूं। कैसे बस ये एहसास करा दे। कैसे कह दूं कि थक गया हूं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। उठा लेना अगली पंक्ति को। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला। है, क्या बात है, क्या कमाल का शेर है, वाह, अद्भुत बंदा। जब 1000 लोग आपकी तरफ आशा की दृष्टि से देखने लगते हैं तो आपकी थकान खत्म हो जाती है, क्योंकि उन 1000 की एनर्जी आपके भीतर आ जाती है। क्या बात। कहना चाहता हूं भाई साहब, भेंट करता हूं आपको, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। दाग खुद के छिपाए फिरता है। विजय भैया, दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। वाह, क्या बात। तालियां कम है, तालियां ज्यादा आनी चाहिए। बड़े शेर के लिए बड़ी तालियां आप लोगों के उठे हैं, क्या बात है। दाग खुद के छिपाए फिरता है, कहता है आईना। ऐसे बहुत लोग हैं आपके आसपास होंगे, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हमसे बड़ा हरिश्चंद्र कोई नहीं है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का। कमल जी, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं, तेरे किस काम के हैं चारागर। यदि जीवन में मोहब्बत किसी से की हो, किसी से भी, कोई प्रेमिका की बात नहीं कर रहा हूं मैं, माँ से, पिता से, भाई से, किसी से,
तो ये शेर सुना देना, मोहब्बत बढ़ जाएगी, मैं गारंटी लेता हूं। तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे हर रोग की दवा। वाह, क्या है, क्या शेर हुआ, वाह। तेरे हर रोग की दवा हूं मैं, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं। वाह। मेरे उस्ताद ने कहा इस गजल में सबसे अच्छा मुझे ये लगता है ये वाला शेर, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, जानते हैं कि कह कहा हूं मैं। क्या बात है, क्या अद्भुत शेर है, वाह। जानते हैं, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, जानते हैं कह कहाँ हूँ मैं, कि कह कहा हूं मैं। और अगली 2 पंक्तियों पर कविता वाले लोगों की दाद चाहूंगा। इशारा आपकी तरफ कर दूं तो व्यक्ति के लिए हो जाएगा, ऊपर कर दूं तो ईश्वर के लिए हो जाएगा। आप परिवार वाले लोग प्रेमी जी की तरफ इशारा कर दें तो उनके लिए हो जाएगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का। अभी मैंने एक मुशायरे में सुनाई थी, तो ये मेरा सौभाग्य है वाजिब, मैं एक सुना रहा था और वसीम बरेलवी साहब इसकी अगली पंक्ति आगे आगे बोल रहे थे, तो बोले इसके सातों शेर मुझे याद हैं। इस दौरे हाजिर के सबसे बड़े गजलकार ने मेरे 7 शेर याद कर लिए, तो पवार जी इससे कोई पद्मश्री नहीं है मेरे लिए। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, तू मेरी रूह में समाया है। तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं। क्या बात है, क्या बात है। तालियां बजाने तो जरा मुझे एहसास करा दीजिए, मेरठ में सुना रहा है बस अंतिम 2 पंक्ति। क्या बात है। प्रेमी जी के लिए कहते हैं कि तू मेरी रूह में समाया है ना, ये शारदा से इसलिए तो आया है, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं, तेरा पता हूं मैं। और विदा कर दीजिए बस अंतिम 2 पंक्तियां, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं, तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का। एक बार जोरदार तालियां आगे से और पीछे तक इस शानदार गजल के लिए आप लोग बजाएं। क्या मुकम्मल गजल ये साथी, मन हुआ कि ये रचना में पढ़ दूं। और लीजिए दोस्तों, क्या देखिए खाना रोज मिलेगा, ये पंडाल भी यहीं मिल जाएगा, लेकिन ये रात तो कभी कभी हासिल होती है ऐसे सारे सितारों के साथ में। मैं क्रम आगे बढ़ाना चाहता हूँ और आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे समारोह के आज के अध्यक्ष महोदय को कि वो अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय गोविंद रस्तोगी साहब बहुत मन से उन्होंने कविताएं सुनी हैं, भारत भूषण जी के परम मित्र रहे हैं, समकालीन हैं, उनका परिचय मैंने देखा। और जब ये सुमित बात कर रहा था, बेटा बड़े बड़े रचनाकार यहाँ पैदा हुए, भारत भूषण जी की ज़मीन है। मैं तो लाल किले में उन्हें सुनने जाता था निर्दोष जी के साथ, राम प्रकाश राकेश जी की ज़मीन है, बिहारी लाल हारिस जी की धरती है। और आदरणीय गोविंद जी, मैं चाहूँगा कि एक बार आप हमारे अध्यक्ष महोदय का, बड़े हैं हमारे, बड़े हैं तो बड़ों का सम्मान बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है, कहीं लिखा था राणा साहब ने कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। एक बार जरा तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिएगा। हमारे बड़े हैं, वो जैसा भी मन करे अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय रेवी जी का स्मृति विशेषांक निकला था पंचायती राज का 1975 में। उस समय मैंने ये 12 पंक्तियां लिखी थी, मैं वो सुना रहा हूं जी। स्वागत है। रेवी हिंदी वट के विकास की छटा हुए, प्रेमी हिंदी वट के विकास की छटा हुए,
नागरी प्रचार के प्रयास की घटा हुए, तुम दधीचि से दबे पूर्णमय राष्ट्र में, घोर अंधकार में प्रकाश की छटा हुए, मेरठ को नागरी की यादगार दे गए। तुम हिंदी प्रेमियों को उपहार दे गए। वाह वाह वाह। हिंदी के भवन में हिंदी विहार दे गए। मनन को जीवन का ग्रंथसार दे गए। पत्रकार मेरठ को पत्रकार दे गए। पत्रकार मेरठ को पत्रकार दे गए। हिंदी भवन में हिंदी विहार दे गए। वाह। एक में अनेकता का सुविचार दे गए। प्रगट में सेवना को परिवार दे गए। वाह। राजू की जयंती बना रहा है, उस परिवार को मैं, उसके परिवार की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ऐसा परिवार सबका होना चाहिए जो सैकड़ों वर्षवासी ऐसा सुंदर उत्सव बनाता हो। ऐसे व्यक्ति का मैं प्रणाम करता हूँ। प्रेमी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक गीत में सुनाना चाहता हूँ आपको। मैं बता दूं आज कि मैं सन 58 से लिख भी रहा हूँ, छप भी रहा हूँ जी। और 6 पुस्तकें मेरी बाल गीत की 30 साल से स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। पर्यावरण पर लिखा मैंने, जीवन दर्शन लिखा। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ जो मेरा अनुभव है मंच का और देश का। ये सुनिए आप। स्वागत। कोई नाम नहीं लेगा, कितना लिख लो, कितना गा लो, प्रतिभा का लोहा चमका लो, लेकिन आज यार का यश सुख है, कल कोई नाम नहीं लेगा। वाह। आज से 1 महीना पहले भारत भूषण का कार्यक्रम हुआ जिसमें 9 कवि मंच पे थे, 30 श्रोता थे। जी। मुझे देखकर ऐसा हुआ कि ये कोई सुनने याद करने वाला नहीं है। हम कितना ही गाने, कितना ही प्रसिद्ध हो जाए। कल नगर मान करके जिसको साहित्यिक दूत बताता था, जो गीतों की रस वर्षा से श्रोताओं को नहलाता था, यह सोचा नहीं कभी उसने जब सफर के दाम कभी लेगा, जब सफर विराम कभी लेगा तो कोई नाम नहीं लेगा। वाह 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 वाह। तुम चाहे जितना मान करो, कितने भी महंगे हो जाओ, मंचों पर देश विदेशों के मदिरा मुद्रा पाओ, तमगे पाओ, झीलो थोते आडंबर में, डूबो थोते आडंबर में, डूबो अभिनय स्वर अंबर में। क्या सोचा यह क्षण तुमने, जब सफर विराम कभी लेगा तो कोई नाम नहीं लेगा। भाई बढ़िया, अच्छा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बाबूजी। यह सच है दुनिया में केवल उसका ही होता जन्म सफल, जो पीर पराई अपनाए बन दीनों हीनों का संबल। सब जाए है वह जाएगा, जिससे मिल सब हो सम्मानित, लघु नहीं समझे कोई, सब जाते हैं वह जाएगा, बस जग संज्ञान नहीं लेगा। बहुत अच्छा है। वाह उसका वाह। ही नाम सदा लेगा, उसका ही नाम सदा लेगा। जय मां शारदा। बहुत ही श्रेष्ठ गीत का वाचन किया रस्तोगी जी ने। देखिए, ये सुनाना ताली बजवाना अलग कला है, लेकिन कविता का प्राण तत्व एक अलग चीज़ है। एक ही पंक्ति में जीवन का उन्होंने सार तत्व प्रस्तुत किया। कुछ भी कर लो, लेकिन दुनिया तो फानी है। तालियां एक बार बजा दीजिएगा।
और एक भी श्रोता ना जाए, खैर नहीं, क्योंकि अब हमें उनका आशीर्वचन लेना है, उन्हें सुनना है, जिनका नाम डॉक्टर हरिओम पवार। पवार जी के बारे में मेरठ में कहना बड़ा मुश्किल है, बाहर तो कितना भी मैं कहूँ, कुछ भी कहूँ। जेपी के आंदोलन से उनका जन्म हुआ, बहुत सारे लोग जानते हैं, पुराने लोग जानते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई थी, इमरजेंसी, उस टाइम पर लाखों लोगों की भीड़ सामने थी। उस आंदोलन से वो खुद भी कहते हैं कि जेपी की कोख से मेरा जन्म हुआ। पवार जी की कविता पाठ हुई और बाद में उनके कंधे पर हाथ रखकर जेपी ने भाषण दिया था। वो रचनाकार हम सबके लिए ये गौरव की बात है कि अभी उनके घर जाओ तो ड्राइंग रूम में एक चित्र लगा हुआ है। ये अभी सुमित जिक्र कर रहा था, देश के राष्ट्रपति ने कवि सम्मेलन कराया राष्ट्रपति भवन में, राम कोविंद जी ने। सुनने वाले कौन थे? सुनने वालों में मोदी जी थे, वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति जी, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, गवर्नर, मुख्यमंत्री सारे। और बात एक ही थी, मैं तो पवार जी के साथ अहमदाबाद जाता रहा, मोदी जी सामने बैठकर सुनने आते थे उन्हें। जब मुख्यमंत्री होते थे, मुझे लगता है 15 वर्ष तक लगातार हरिओम जी को सुना उन्होंने। रतन प्रकाश अग्रवाल जी आयोजक होते थे वहां के, और मोदी जी एक बात बोलते थे, भाई कवि सम्मेलन करा रहे हो कि हाँ, तो बिना पवार के कवि सम्मेलन नहीं होगा। तालियां नहीं बजनी चाहिए आपकी। ये तब की बात बता रहा हूँ जब वो वहाँ मुख्यमंत्री होते थे। मैं भी 7-8 बार गया, एक 2 साल छोड़कर। पवार जी हर साल जाते थे सरदार पटेल स्टेडियम में, वो कार्यक्रम होता था। ऐसे बड़े रचनाकार, ऐसे इतना प्रेम सबको बांटने वाले, कवि सम्मेलन के प्रति इतने समर्पित। मैं 4 पंक्तियां उन्हें निवेदित करता हूं और ये कहता हूं कि भूखे गिद्ध जहां मानव का मांस नोचने लगते हैं, दलन दमन शोषण हिंसा कर देश बेचने लगते हैं, कंकालों का ढेर लगा जब आग तापता है दानव, नंगा नर्तन देख विवश हो जार जार रोता मानव, तब चट्टाने तोड़ उगलता ज्वालामुखी अंगार, उस अंगार को ही कहते हैं हम हरिओम। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रण दीजिएगा डॉक्टर हरिओम पवार साहब को। हम सबके गौरव, मेरठ के गौरव, देश के गौरव, आदरणीय हरिओम। मैं कोई जब मैं आया था तभी मैंने कह दिया था, जब मेरा नंबर आए एक कुर्सी मुझे दे देना, मेरे घुटने में चोट है। कितनी गंदी। ये एक काम करो ना, ये सोफा दे दें भाई साहब, सोफे पर बैठो। नहीं ऐसे कोई कुर्सी मिल जाए तो एक कुर्सी। मैं बहुत जल्दी से आपको भोजन तक ले जाऊंगा। ये भाई साहब भोजन रोज करते हैं, भोजन कभी कभी मिलता है। भोजन से अच्छी दुनिया में कोई कविता आज तक नहीं लिखी गई। नहीं ऐसा नहीं, कर दो भैया, ठीक कर दो। छोड़ दो ठीक हो रहा है। आप भी बैठे। हेलो, आप भी आदरणीय, आप भी। मैं प्रेमी परिवार की ओर से ही आप सबका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। हमने ये कार्यक्रम कब शुरू किया था याद नहीं, मैं अमेरिका गया था तो वहाँ अजय की बड़ी बहन सुषमा जी, हम उनके घर खाना खाने गए थे, शिकागो से कहीं दूर चल के, डेट्रॉइट में कहीं थी वो। तो उन्होंने ताना मारा मुझे बहुत गुस्से में कि दुनिया भर में घूमते हो भैया, एक बाबा जी के नाम पे गोष्ठी हम करते थे, आपने उसको भी बंद कर दिया। मैंने कहा आप आ जाओ, शुरू करते हैं, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उसको बंद नहीं करेंगे। बहुत अच्छे। अब से हम लगातार करते आ रहे हैं।
जो अच्छा बन पड़ता है वो आप सबका है, प्रेमी परिवार का है। जो कोई कमी रह जाती है वो क्योंकि मैं अजय से बड़ा हूँ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसके लिए मैं अपने को दोषी मानता हूँ। हमने आज तेज भाई का सम्मान किया, मेरे दिल में, मेरे मन में मैं जानता हूँ वो देश का आज सबसे बड़ा व्यंगकार है। मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन जो छोटे भाइयों का स्वागत नहीं करें वो काहे के बड़े भाई। वाह वाह। जो तने कोपलों का स्वागत नहीं करते वो सब ठूंठ हो जाते हैं, और मैं जब तक जिंदा हूं मैं ठूंठ होके नहीं जीना चाहता। मेरे बाद हम सब भोजन करेंगे। हमारे श्रद्धेय गोविंद रस्तोगी जी, मोहित ने बहुत अच्छा पढ़ा, पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में आए। और हमारा सुमित मिश्रा, सुमित ओरछा के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको आपने सुना, सबको जिनको आपने सुन लिया कितना अच्छा पढ़ा। अच्छा, सबकी एक शिकायत थी कि ताली कम बजा रहे हो, ताली कम बजा रहे हो। भाई इनको मालूम था बाद में मेरा नंबर आएगा। बहुत अच्छे भाई, आगे पहले से बहुत अच्छे। मैं ऐसी हंसी में कह रहा हूँ, बाकी तो सबने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं अजय से मैंने वादा किया था, और मैं पहले करता यह था कि नई कविता सुनाना चाहता था, और मैं 2 दिन से सोया नहीं ये सोच के कि नई सुनाऊंगा, लेकिन आज दोपहर मैंने हार मान ली कि वो मुझे याद नहीं हुई। वो तो भाई साहब उसमें याद नहीं हुई, फोल्डर में दे रहे हैं ना वो, फोल्डर में वो नहीं है, फोल्डर दूसरी कविता का आ गया। तो मैं एक पुरानी, उसमें कुछ नया, ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ नया नहीं सुनाऊंगा, कुछ नया सुनाऊंगा, बस उसका जो प्रारंभ है वो पुराना है, लेकिन किसको याद रहता है? आपको क्या पता मैंने क्या पहले लिखा है नहीं लिखा। आप ये मान के अजय भैया और से देखिए, जो मेहनत है ये हमारे अजय प्रेमी की, श्याम मोहन जी उनके साथ खड़े हुए और सुनने इसके लगे। भैया कहाँ गए? ये बैठे, अच्छा, सामने बैठा है। मैं उम्र में इनसे बड़ा हूं, इसलिए नाम मेरा हो जाता है। जो हम कर पा रहे हैं, हम हर साल चाहते हैं और उत्तरोत्तर हम और अच्छा करें और अच्छा करें। आए आदरणीय बैठ आर्यपुत्र, आपका स्वागत है। अजय भैया आज आ गए पकड़ में। डॉक्टर मुकेश सर मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। बीमारी से बहुत मत डरो, ये प्रेरणा मुझे डॉक्टर मुकेश सर ने दी। करीब 30 साल हो गए शायद उस बात को। मुझे कुछ समस्या थी, जो और डॉक्टर थे कहते थे नहीं इसको कहीं भेजना मत, इसको तो दिल का दौरा पड़ने वाला है। इन्होंने कहा तुझे जहां जाना है वहां जा, तुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। और मैं इनकी बात मान के चला गया। अगर डॉक्टरों की मानता तो मैं अस्पताल में होता, और एक बार वहाँ कोई हो तो फिर ठीक होके आने में थोड़ा समय लगता है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मरीज अब ATM हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। ऐसा हो भी रहा है, अच्छे भी होते हैं, सब होते हैं। अरुण वशिष्ठ जी बैठे हैं, मेरे छात्र जीवन के मेरे नेता हैं। मेरठ कॉलेज में मैंने बहुत चाय पिला पिला के कविताएं सुनाई। कहते थे चाय पिलाएगा, समोसे भी खिलाएगा तो सुन लेंगे। और कई बार तो मुझसे चाय पी लेते थे, समोसे भी खा लेते थे, और फिर कहते थे मूड खराब मत कर, इतनी कविता चाय का टेस्ट मत बिगाड़। सर ये मैं कविता सुना देता हूँ आपको। उसमें मैंने कुछ नए इश्यूज उठाए हैं, नए इश्यूज। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे तो मुझसे कहा था आप क्या करोगे कब्जाज। मैंने कहा आपके खिलाफ कविता लिखूंगा। बोले ये मौका तो मैं आपको देने वाला नहीं। और ऐसा हुआ भी, कुछ दिन तक ऐसा मौका मुझे मिला नहीं। मुझे ये सच स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत दिनों तक उन्होंने कोई मौका नहीं दिया कि उनके खिलाफ मैं लिखूं। अगर मौका मुझे मिल जाता तो मुझे कौन रोक सकता है? इनको तो इनकी पत्नियां रोक लेती हैं। मुझे किसका डर है? लेकिन अब मुझे मौका मिल भी रहा है और मैं कुछ इश्यूज उठाऊंगा भी। अजय भैया जी आपको समर्पित करता हूँ। नहीं करता सर। अजय भैया आप भी बैठ जाओ। अब कहाँ जाएंगे? अब तो सब खाना खा के ही जाएंगे। आप कोई नहीं जाएगा, रोकने की जरूरत नहीं है किसी को। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता। वाह
ये तो आपको सिद्ध करना ही पड़ेगा कि आपने इन लोगों के लिए बहुत तालियां इसलिए नहीं बजाई कि आप जानते थे कि जब हमारे घर का बच्चा है तो हम औरों के लिए क्यों बजाएं, हम अपने बच्चे के लिए बजाएंगे जो तालियां। बहुत अच्छे, स्वागत भाई साहब। लेकिन सबने बहुत अच्छा पढ़ा। प्रवीण तो श्रेष्ठ हैं ही, वो सचमुच हमारी कप सम्मेलन की दुनिया का बहुत सार्थक व्यक्ति है। लेकिन 3 जो युवा हमारे नए पहली बार आए, सुमित, प्रियंका बिटिया और मोहित, बहुत अच्छा। ये अजय प्रेमी की अपनी चॉइस थी। अजय प्रेमी और दीप्ति उनकी पत्नी भी एक हफ्ते तक YouTube सुनते हैं और मैंने ये कह रखा है कभी तुम तय करोगे, जिसका नाम ले दोगे वो यहाँ आपके आके खड़ा हो जाएगा। अगर आप मानते हैं कि अजय और दीप्ति ने कवियों का ठीक चुनाव किया है तो आपकी एक बार जोरदार तालियों से ये पता करना चाहिए कि आपका। मेरा चुनाव मैं नहीं किया। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति समझ जाओगे तो मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। इस एक लाइन पर मेरी पूरी कविता की आत्मा टंगी है। फिर से पढ़ता हूँ। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं। चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूँ मैं, और दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूँ मैं धरती पर इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने। राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रहे। अब मेरी कुछ मांगे हैं, 2-3 मांगे पुरानी है, बाकी मैंने सब नई मांग उठाई। अब आपको नया सुनाता हूँ, याद बीच में कहीं भूलूं तो माफ कर देना। और आपको लगे कि मैं फिर पुरानी फॉर्म में आ गया हूं तो मेरा और जी भर के समर्थन करना। एक एक मांग, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का पर। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। इतनी तालियों से नहीं होगी, बहुत अच्छे भाई साहब, करनी तो पड़ेगी। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तो तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो।
और मैं अब देखना चाहता हूँ जिन तालियों के लिए मुझे आपके प्यार ने हरिओम पवार बनाया, मुझे जिस कवि को उसका शहर प्यार नहीं करता उसको दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। मैं अपने शहर के लोगों के आशीषों से कवि बनाऊं, मैं फिर तालियों का वो ही आकाश भर ताली उठे देखना चाहता हूँ। मैं गाँव में पैदा हुआ हूँ। एक ऐसी समस्या है, आपको लगे ये सत्य है, कोई तो कहेगा बड़ा साहित्यिक और तो ये क्या होगा, ये कोई विषय है कविता का। मैंने कहा कविता का मत हो, ये जीवन का विषय। बहुत अच्छे, जीवन का वाह विषय। वाह वाह। समर्थन मांगता हूँ, आपको लगे मेरी मांग ठीक है तो। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की, कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे, नया खून बेरोजगार है। अब एक भी लाइन पुरानी नहीं पढ़ूंगा, जो बिल्कुल सब कुछ ताजा है, नया है, वो सुनिए। युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो, घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। जैसे तेज ने सुमित ने कहा 100% तालियां, मैं भी अभी संतुष्ट नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा अस्वस्थ था 2-3 दिन से, और मैंने अब कह रखा है, अपने घर में भी कह रखा है कि मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे माइक पे भेज देना, मुझे माइक ही ठीक कर सकता है, दुनिया में और कोई ठीक नहीं कर सकता। एक पंक्ति आपके दिल में आंदोलन करे तो जी भर के एक बार ताली उठा के वाह वाह। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्र, 10 साल का छाला है मेरे दिल में, मैं उम्मीद करता था कि सबसे पहले होगा, लेकिन नहीं हुआ, अब मैं छाला फोड़ रहा हूं। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है, आबादी का बढ़ना रोको सबसे बड़ी जरूरत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली। एक और पीड़ा है समझना, मैं नई पंक्तियां भूल जाऊं तो माफ कर देना, मैं उठा के लाया हूं अभी। कोई कश्मीरी घाटी में अलगावी स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई डाकू तस्कर का भी तरफदार बन जाता है, कोई डाकू तस्कर का भी तरफदार बन जाता है, कोई हत्यारे के हक में सरेआम तन जाता है, कोई ठाकरे भाषा का भूचाल बनाकर बैठा है, कोई ठाकरे भाषा का भूचाल उठाकर बैठा है, कोई झांगुर धर्मांतरण का जाल बिछा कर बैठा है, कोई झांगुर धर्मांतरण का जाल बिछा कर, कोई झांगुर धर्मांतरण का जाल बिछा कर बैठा है, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया। और मैं देखना चाहता हूँ तालियां कितनी उठती हैं। कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों छूट गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों छूट गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों छूट गया। कोई दीदी घुसपैठी का परचम लेकर बैठी है, कोई दीदी घुसपैठी का परचम लेकर बैठी है, वो रोहिंग्या जैसे लोगों को, रोहिंग्या के हक में भी वो मरहम लेकर बैठी है, रोहिंग्या मुस्लिम के हक में मरहम लेकर बैठी है। कोई मिलावट का दोषी है पूजा के प्रसादों में, कोई मिलावट का दोषी है पूजा के प्रसादों में, कोई खंजर घोंप रहा है सनातनी बुनियादों में। मैं इन देशद्रोहियों का मिट
जाए खेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल, बहुत अच्छे भाई साहब। मैं इन देशद्रोहियों का मिल जाए खेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूँ। और कुछ नई पंक्तियां सुनिए, बिल्कुल नहीं। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। तुम्हारे बाप का पैसा है, तुम फ्री बांटते हो जनता को। जिन्होंने टैक्स दिया है उनसे पूछो कि ये पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी कमी है कि टैक्स पेयर से कोई पूछता ही नहीं है। जो टैक्स देते हैं उनका पैसा आप जनता से वोट मांगने के लिए, वोट खरीदने के लिए काम में लाएंगे। समर्थन करना है, मैं करा तो सब लूंगा, करना पड़ेगा। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। हट्टे वापिस आओ आदरणीय, वापिस अपनी सीट पर बैठो। मुझसे आज से पहले कभी सुना नहीं क्या आपने, तो आपका जाने का हिम्मत कैसे पड़ी? ये कोई संसद है, कोई उठ के चल देगा? अरे मैं कोई उपराष्ट्रपति हूँ क्या जो इस्तीफा मांग लोगे? हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। और बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग कह दें कि नहीं, ये हम मानने को तैयार नहीं है। सरकारी कर्जों की माफी परंपरा बेमानी है, ये भारत के स्वाभिमान की सरकारी नीलामी है। ये भारत के स्वाभिमान की सरकारी कुर्बानी है। ये भारत के स्वाभिमान की सरकारी कुर्बानी है। कृषक निधि का जो बटना अखबारों में छप जाता है, कृषक की निधि का पैसा अखबारों में छप जाता है। ये पूरा पैसा 2 दिन में ठेकों पर खप जाता है। ये पूरा पैसा 2 दिन में ठेकों पर खप, ये पूरा पैसा 2 दिन में ठेकों पर खप। मैंने पूछा एक बड़े सेक्रेटरी से, उनका तुम इतना 20,000 करोड़ बांटते हो, एक किसान को 2,000, एक किसान को 2,000 आपने दिया 3 महीने में, उस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं। बोले हमारा नुकसान ही नहीं है। 48 घंटे में 98% पैसा वापिस आ जाता है ठेकों पर, और ठेके हमारे। तो मैंने कहा आप किसानों को शराब पीना सिखा रहे हो? बोले सीखते हो तो हम क्या कर रहे हैं, कम से कम नशे में हमारे खिलाफ तो नहीं सोचेंगे। अगर मुल्क ये सोचने लगा तो फिर तो कहीं गड़बड़ तो हो रही है, गड़बड़ हो रही। मैं अंतिम छंद सुना देता हूँ आपको बस। बहुत अच्छे भाई साहब। उसके बाद सब प्लीज बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। मैं फिर दोहराता हूँ, जो कमी रह गई वो मेरी हो सकती है, मैं थोड़ा अस्वस्थ रहा हूँ। ये श्याम मोहन जैसा दोस्त जिसका हो वो स्वस्थ। पिछले 40 साल में इसने मुझे पहली बार एक बार नाश्ता कराया कल सुबह, और मैं तभी से बीमार हूं। इसके इरादे क्या थे मैं अब तक ये समझ नहीं पाया। सचमुच ये सत्य में हंसी में नहीं कह रहा इसको। मेरे साथ भाई साहब क्या झूठ बोल रहे हो, 50 बार तो इनके करेले और पराठे हम खा चुके हैं। नहीं, करेले तो पिंकी भेजती, करेले पिंकी इसकी मिसेज भेजती है बिटिया। कल इन्होंने खुद बना दिया ना कल ये किसी दुकान से लाया आलू पूड़ी, और इसे मालूम मैं नहीं खाता, लाके मुझे खिलाया। और मैं तभी से कल तो मैं पढ़ ही नहीं पाया इसका, इसी का प्रोग्राम दिया। जिसने चाहा मेरे प्रोग्राम में ना पढ़ेगा। भाई साहब इनका दोष नहीं है। आज मैंने सोचा, मैं रात भर सोचता रहा कि वजह क्या है। इसको बीजेपी ने एक पद दे दिया है। ये उत्तर प्रदेश की सहकारी समिति का हमारे गवर्नर साहब ने डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है। तो ये सोच रहा है, इसे पता था ये क्या पढ़ेगा, इसलिए इसका गला खराब कर दो जो ये पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी तो ये कह दूंगा तूने लिख के दिए मुझे, मेरे रहते तो उस पर पद रहे। अंतिम क्षण सुन लीजिए, बहुत देखिए एक बार ताली बजा दीजिए कि हमारे श्याम भैया का पवार जी का ये मोहब्बत का रिश्ता यूं ही बना चलता रहे।
श्याम भैया वो अगली बार फिर वो अजय भैया। पूरी और सब्जी मुझे खिलवाना है। जो ऐसा मेरे गले का पत्थर है ना, जिसके बिना मैं जी सकता हूँ ना मैं जिसके बिना मर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। एक ये सुनने से कहाँ बैठा है, ये सुनने की वजह से मुझे खिलाया गया था। इसने तय कर रखा है कि शहर के कवियों को सबको सड़कों पर बुलाऊंगा। और तेरे भी मैं कब से बल्कि शुरू कर रहा थे और कह रहा है फ्री जाओ, फ्री चलो, पैसे मत लो। अब सुनने तो 100 रुपये में तैयार हो जाता है। ये सचमुच इसने हिमांशु हमारे दोस्त बैठा हुआ है, उसकी पिताश्री की 13वीं थी, कई कभी खड़े करती है उसको पढ़ने के, और बता रहा है नई योजना कि अगर गांव में कोई गाय भी मरेगी तो उस पर एक कप सम्मेलन होगा। खुश हो रहा है। कई अंतिम छंद सुन लीजिए। आप चाहेंगे मैं इसके बाद में 4-6 लाइन, आज क्योंकि करगिल दिवस है जी तो मैं वो तो अवश्य पढ़िएगा भाई, करगिल दिवस है वो। मसाले वाले कह रहे, नवीन बैठे कह रहे, नवीन बैठे, नवीन मसाले वाले कह क्या रहे। प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं? हमारे आदरणीय प्रदीप भाई ये हमारे जिले के सेना में थे, वो भी आप बता रहे थे, वो शहीद हो गए। कल डेड होने आएगी। अरे शहीद बन इसका अंतिम छंद बस्तरा गाँव है, वहाँ के रहने वाला है। से जो ये उसमें हुआ है ना, अग्निवीर आया, अग्निवीर का एक आया है। मैं पढ़ देता हूँ। करगिल वाली प्रवीण हमारा लाडला संचालक है। संचालक हम उसी को बनाते हैं जो घर में कभी नहीं बोल पाता, कम से कम किसी बेचारे को मंच पर बोलने का मौका। देखिए मैं एक बात और चाहता हूँ, एक तो हमारी बिटिया के पति भी आए हुए, एक बार खड़े हैं। प्रांजल कहाँ है? प्रांजल ये ताली जोरदार बजाइए, हमारा दामाद को भेजिए। इधर आ जाए तो प्रांजल इधर आ जाए। हमारा दामाद, अब तुम थोड़ी देर यहाँ ही बैठो साथ। और तेज की पत्नी भी, हमारी बहुरानी भी आई है, आप भी मंच पर आ जाए, तेज के साथ थोड़ी देर बैठो। आ जाइए, वरना आप इसको घर जाके ये कहोगी कि आप ही का होता रहा, मुझे पूछा भी नहीं। आ जाइए, मैं जल्दी से खत्म करता हूँ, 5-7 मिनट और। इस कविता का अंतिम छंद और मैं करगिल वाली एक कविता पढ़ देता हूँ, वो कविता मुझे भी अच्छी लगती है। आ जाए, डर तो नहीं लगेगा? तो जी कुछ डांटना हो तो यहाँ मत डांट। आ जाए, तेज सैंडल उतारे थे। ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं, अपने अधिकार से वो आए। प्रांजल तो मेरे लिए तो बिल्कुल दामाद जैसा है। मेरी बिटिया दामाद भी बैठे हुए हैं, तो बिटिया दामाद को अक्सर आ जाते हैं, लेकिन बिटिया की बिटिया आज बैठी हुई है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा होशियार कोई पढ़ने में है तो वो मेरी बिटिया की बिटिया है। वो बैठी है गुन्ना, दिल्ली से आई है, कब से मैंने सुने। वाह, तो मुझे लगा ये अच्छे लक्षण तो नहीं है। सुनिए, अंतिम छंद सुनाता मैं आपको। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? एक बहुत बहुत ज्वलंत सवाल उठा रहा हूँ, बहुत जी। हाँ, एक और रह गया इसमें, एक और विषय उठा रहा हूँ। समर्थन करो तो फिर सोच समझ के जी भर के करना। मैं ये बहुत पढ़ने के बाद मैं वहां उठा रहा हूँ। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई साहब। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। ये विकास का सूत्र नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो। ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे पैसों की बंदर बाट बचा रखी है। सब सरकारी पैसों की बंदर बाट बचा रखी है, बहुत अच्छे। सरकारी पैसों की। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या? सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है?
कभी कभी सिंहासन गूंगा पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी से और जोश में आना, मेरे साथ समाप्त कर रहा हूँ कविता को अंतिम 4 लाइन में। कभी कभी सिंहासन गूंगा पहरा क्यों हो जाता है, मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, नौकरशाही के दामन जो पाप पले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये। मैं करगिल पढ़ जाता हूँ, बहुत दिन से पढ़ी नहीं है, भूल भी सकता हूँ। ये सबको याद है भाई, सबको याद है, हे भगवान मैं भी ना भूलूं। देखिए भगवान राम हमारे रक्षक देवता है, यह सनातन मानता है तो मैं भी मानता हूँ, मैं भी सनातन में पैदा हुआ हूँ तो मैं भी मान लेता हूँ। कृष्ण हमारे रक्षक देवता है, मैं भी मान लेता हूँ, मैं भी सनातन में पैदा हुआ हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि राम और कृष्ण हमारे रक्षक देवता है। लेकिन मैं ये कहने से नहीं चूकूंगा कि उनको मैंने देखा नहीं है, ना मैंने राम देखे ना मैंने कृष्ण देखे। और अगर कोई कहता है कि मैंने देखे तो वो कुछ और हो ना हो, झूठा जरूर है। वाह 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 वाह। लेकिन मैंने अपने वो रक्षक देवता देखे हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और देश की रक्षा करते हैं, ये सब हमारे रक्षक देवता हैं। धरती पर किसी भी मुल्क के सैनिक से बड़ा त्यागी कोई और है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी रतन टाटा हो, अब वो अमेरिका वाले मस्क वगैरह कौन कौन है, कोई भी अमीर से अमीर आदमी किसी को ये कहे कि मैं तुमको जो चाहोगे नौकरी में पैसे दूंगा, जो चाहोगे सैलरी दूंगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, लेकिन तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा। गरीब से गरीब इस शर्त पर कोई नौकरी करेगा कहीं कि मुझे मरना पड़ेगा उसके? कोई नहीं करेगा। देश का फौजी जानता है कि देश के लिए मरना पड़ेगा, फिर भी वो एक सैलरी पर, छोटी सैलरी पर नौकरी करता है। कोई उसका बड़ा वैज्ञानिक त्यागी है ही नहीं। मेरठ में करगिल युद्ध के बाद के बीच में ही जब कैप्टन मनोज तलवार का पार्थिव शरीर जिस दिन आया था, उस दिन मैंने ये कविता लिखी और मेरी अपनी सबसे पसंदीदा कविता है। मुझे याद आ गई तो मुझे अच्छा लगेगा आपको सुनाने में, बहुत मन से मैं सुनाना चाहता हूँ। छोटी सी कविता है, 4.5 मिनट की कविता है। मैं भी अंतिम संस्कार में गया था, उनके बहुत भीड़ थी तो मैं दर्शन वगैरह तो मैं कर नहीं सका, तो मैं भीड़ में चलता हुआ भीगी आंखों से मैंने छोटा सा गीत लिखा, अपने घर में मैं आपको सुनाता हूँ, आपके आशीषों का पला पड़ा मैं कवि, जैसा भी हूँ जैसा हूँ आपको कविता सुनाता हूँ। स्वागत। मैं गीतकार नहीं हूँ, गीतकार हमारी बिटिया है, कोमल जी बैठी हैं, एक श्रेष्ठ गीतकार है इस मेरठ में, उनका बहुत जल्दी से नौचंदी का कवसम उन्होंने किया और मैं समझता हूँ जो अच्छे आप इरशाद हैं क्या, इरशाद ने मुशायरा किया, ये 2 कार्यक्रम में, और मैं ये स्वीकारने मुझे कोई कष्ट नहीं है कि मुशायरा हमारे कवि सम्मेलन से भी अच्छा हुआ। मैं गया था उसको सुनने, मुशायरे को भी, जनसंख्या मतलब जो श्रोता थे वो भी बहुत अधिक थे और व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी थी। बड़े बड़े शकील आजमी साहब को सुनवा देना, मंजर भोपाली साहब को, बड़े बड़े शायरों को उन्होंने सुनवाया। हमारे कवि भी बड़े बड़े थे। आजा भैया मैं सुनाता हूं। घर में यही क्रम चलता है ना। अब बताओ, कह रहे हैं पवार जी ने शादी नहीं की, अगर रात के 12 बजे बच्चे खिलाने हैं तो क्या फायदा शादी करना। भाई साहब यही फायदा है, आपको नहीं पता बच्चे खिलाने का आनंद क्या। जिसकी नहीं होती वो एक बार देश का राष्ट्रपति और एक बार प्रधानमंत्री बनता है।
मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेली के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी भुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद गुलाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना मेरे साथ बस। जो पहले पहले चुंबन के बाद राम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सनवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी याद। और मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति मेरे अजय भैया बैठे हैं, अरुण वशिष्ठ जी बैठे हैं, ज्ञान दीक्षित भाई बैठे हैं, दिपुदेव जी बैठे हैं, सुमनेश तो दुश्मनों में है, गलती से मेरे दोस्त निकल जाता मेरे मुंह से। बैठ जा। मेरी सबसे अच्छी पंक्तियां हैं। मैं अजय प्रेमी की निष्ठा और समर्पण इस कार्यक्रम के प्रति, देखिए हम कोई कुछ भी कर ले, जब तक परिवार का कोई सदस्य ध्वज नहीं उठाता कोई कार्यक्रम नहीं होता। गोविंद रस्तोगी जी शिकायत कर रहे हैं, भारत भूषण जी की याद में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें कितने श्रोता थे? जब तक भारत भूषण जी से संबंधित उनका खून का कोई रिश्तेदार उस कार्यक्रम को अपने सर पर नहीं उठाएगा, तब तक कोई क्यों रुचि लेगा? हमने कोशिश की तो हमसे कहा साहब आप किसी और के नाम पर क्यों पॉलिटिक्स। अगर अजय का समर्पण नहीं हो तो हरिओम कुमार भी कुछ नहीं कर सकते। ये अजय का अपनी निष्ठा, अजय के परिवार का, दीप्ति का अजय की निष्ठा है कि वो इस कार्यक्रम को एक पूजा की तरह मानते हैं। ये अपने पिता का दादा का तर्पण उत्सव है जिसमें पूरा शहर सम्मिलित हो जाता है। ये तर्पण है अपने दादा का, वो एक ऐसा नाम जिसने संस्कार दिए, जिसने पहचान दी इस शहर को, हिंदी भवन दिया इस शहर को। उनके तर्पण उत्सव में आप सब आए, हम आपका आभार मानते हैं, लेकिन ये हो केवल अजय की अपनी निष्ठा और समर्पण से ही रहा है। गोष्ठी से यहाँ तक आया, एक गोष्ठी होती थी घर में पहले, वहां से शुरू हुआ, धीरे धीरे हॉल में भी होता था। अब हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़े से महंगा कवि नहीं है जिसको हमने इस मंच पर ला करके नहीं खड़ा कर दिया, नहीं उसको सुनवा दिया, नहीं उसको। 2 पंक्ति मेरे जीवन की सबसे अच्छी सुननी, जो पहले पहले चुंबन के, और 2 पंक्तियों पर मुझे इतना, 2 भी नहीं, एक ही पंक्ति थी जो मैंने अच्छी लिखी है जीवन में। आज भी मैं घोषणा करता हूं कि आपका बेटा ये हरिओम कुमार केवल 1 लाइन का कवि है, उसने जीवन में केवल 1 पंक्ति अच्छी लिखी है। मुझे जी भरकर तालियां बजाकर आशीर्वाद देना, मैंने ऐसी 1 पंक्ति और लिख दी तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूँ। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बुला के सुन ले, प्रधानमंत्री बुला के सुन ले, इससे कोई कवि बड़ा नहीं होता, ये तो मैनेज हो जाता है। उसके घर के लोग उसको बैठ के सुन ले, इससे बड़ा बड़प्पन पैमाना कोई किसी का नहीं। कोई इसमें व्यवस्था नहीं। और वो तो बड़े दुख के कार्यक्रम है मेरे, क्योंकि वहां कोई ताली नहीं बजाता। बोले हम आपको बाहर नहीं सुन सकते तो यहाँ सुनेंगे बैठा के, मैं ताली नहीं बजाओगे, मैं बाहर तो। अगर उसके बाद जब वो रिटायर हो गए, गोविंद जी तो मुझे मिल गए इसी केस में। और खुद इन्हीं महाराज जो आज आए थे, इनके आश्रम में कब सम्मेलन था उनको पता चल गया, तो जब बोले इनको फोन किया कि मैं तो हरिओम को सुनने आ रहा हूँ, और जाके जनता में बैठ गए। तो मैंने उस दिन पूरा आनंद लिया। मैंने कहा उस दिन आप भी बंधन में थे और मैं भी बंधन में था। आज ना मुझ पर कोई बंधन है ना आप पर कोई बंधन है। और फिर मैंने 1.5 घंटे ऐसी कविताएं सुनाई, अगर मैं वो पहले सुना देता तो ये उपराष्ट्रपति हो जाते। जो पहले पहले चुप, देखो जी जाटों को बदनाम होना था तो हो। अब कोई कह रहा है सतपाल मलिक बना दिया। सच तो यही है, मैं कह रहा हूँ आप कह नहीं रहे, समझ आप। जो पहले
जो पहले पहले चुंबन के बाद नाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती। सारे संसार में किसी भी मजहब में स्त्रियां अर्थी को कंधा नहीं देती, पूरी दुनिया में कहीं परंपरा नहीं है। भरतपुर राजस्थान में जिला है, उसके पास एक छोटा सा गांव है अजान, वहां का एक बेटा शहीद हुआ। कल्पना नहीं है, सत्य घटना, जैसे अग्निवीर बेटा आ रहा है, इसी तरह का एक वीरेंद्र सिंह नाम का बेटा शहीद हुआ। जब सेना पार्थिव शरीर लेके आई तो उनकी पत्नी का नाम गायत्री देवी है, उन्होंने एक गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अधिकारियों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब किसी औरत ने अर्थी को कंधा दिया। तो मैंने एक लाइन लिखी है साहब, जो घटना संसार में पहली बार घटे वो तो अपने में महाकाव्य है, उसको कोई क्या लिखेगा, लेकिन फिर मैंने एक पंक्ति लिखी है, आपका प्यार मांगती है, सुनिएगा। जब पेट वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सील झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, 6 लाइन मैंने सेना पर लिखी, केवल 6 लाइन। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा पर जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुवतारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। उस पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं। वाह, ये नवीन मसाले वाले जी बैठे हैं हमारे अग्रवाल साहब। आपका नवीन मसाले कब सम्मेलन कब हो रहा है? क्यों जी? या तो करो नवीन मसाला कब सम्मेलन, वरना तो मैं बता दूंगा आपके मसालों में क्या क्या है। प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ कि उम्मीद है कि आप करोगे। और प्रतीक खन्ना, तुम अपने पिताजी की याद में कुछ नहीं कर सकते। वो भी हमारे बड़े साहित्यकार थे। शायद विष्णु खन्ना जी का बेटा बैठा है, बड़ा सीए है, बड़ा वकील है। कब करेगा? 10 अगस्त को। अजय से जाकर सलाह लेना। जी बिल्कुल। हाँ। क्या ये देश उन्हीं, अंतिम 8 लाइन सुनिएगा। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध बदल की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम
वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को अंतिम चाल पड़ता अंतिम। मैंने कोशिश की है कि मैं एक नेता पर, किसी नेता पर, अरुण वशिष्ठ जी आपने, आप तो मेरे नेता हैं, मेरे नेता ने एक इतने गुस्से में इतनी ऐसी लाइन लिखो जिससे ज्यादा नेता से हम कुछ कह नहीं सकते, और इतनी चालाकी से लिखो कि वो कोई बैठे भी हो सामने तो उनकी समझ में आए नहीं, और समझ में भी आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। मैंने इसको निभाया है कि नहीं निभाया, विदा मांगता हूं आपसे। कैसे विदा देंगे आप, 4 लाइन सुनना। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिसको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उसे तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उसे सच्चा है अपना प्यार तो क्या। अजय आएंगे, कोई घर से आएंगे, अजय भैया एक बार आ जाएं, अजय प्रेमी, और आप सब लोग अजय एक बार आपको धन्यवाद देंगे। प्लीज कोई भी बिना भोजन किए ना जाए, ये प्रेमी परिवार की ओर से इसको प्रसाद समझ लिया जाए। ये बाबा जी के जन्मोत्सव पर हम इसको तर्पण मानते हैं, अपने बुजुर्गों का, अपने देवता का, अपने घर के बड़े का। एक मिनट और विभोर धन्यवाद देगा। हाँ। विभोर राजा बेटा, विभोर ये 4थी पीढ़ी, ये दुबई से शाहजहां वो पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड करता है, पालक ये आया वहाँ से। धन्यवाद ज्ञापन विभोर के द्वारा होगा। सभी का धन्यवाद करने से पहले ताऊ जी एक बात आपसे बोलनी है कि आप ने जैसे बुआ से वादा किया था, तो मेरा भी आपको वचन है कि ये कार्यक्रम कभी नहीं रुकेगा। और भी पीढ़ी को जिम्मेदारी दे सकते हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद भी मैं भी चाहती से करता हूँ। जी बेटा, आजकल ऐसा होना आसान नहीं होता कि सच्चे हो कवि और अच्छे हो श्रोता। आपके साथ के लिए हृदय से आभार, और हर वर्ष की तरह अगले वर्ष भी हमें दीजिएगा अपना तो। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि एक बार प्रेमी जी की स्मृति के लिए कम से कम 5 बार ताली बजाइएगा। ये कारनामा सबका यही चलता रहे, और मैं विभोर को, बिटिया को और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि बाबा जी की आशीष छाया में हम सब अनुष्ठान इसी प्रकार करते रहें। कहीं मासूम गाजियाबादी जी ने लिखा था, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तब भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो प्रेमी जी का कारनामा जो ही बढ़ता रहे, चलता रहे। एक बार तेज 1 मिनट तुम यहाँ रह जाओ, एक ग्रुप फोटो हमारा होगा। ये क्या नाम है, मनु भाई साहब, एक बार वो उस समय चित्र नहीं खींच पाया था, वो सम्मान